तो अभी हम बात करेंगे सेक्शन 93 से 98 तक, जो डील करता है एम्बिगुअस डॉक्यूमेंट। ठीक है, एम्बिगुअस डॉक्यूमेंट यानी इसमें कुछ ऐसे 6 ऐसे सेक्शन है 93 से 98 तक। इससे पहले हमने जो बात कर चुके हैं, हम सेक्शन 91 एंड 92 की बात करी थी, जिसपे मेंस का क्वेश्चन हमेशा आता ही आता है कि हमने जिसमें बात करी थी ओरल एविडेंस नहीं दिया जा सकता, जहां पर अगर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दिया जा सकता है, तो जहां पे डॉक्यूमेंट अवेलेबल है वहां पे उसकी बात को सिद्ध करने के लिए ओरल एविडेंस नहीं दिया जाएगा। सेक्शन 92 के हमने प्रोवाइजो भी पढ़े थे, उसमें 6 प्रोवाइजो थे। ठीक है, 1 से लेकर 6 प्रोवाइजो हैं, उनके बारे में हमने पढ़ लिया। जब हम ओरल एविडेंस दिया जा सकता है, यस, और अदर एविडेंस दिया जा सकता है। अब 93 और 98 में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे बताइए कि 93 में हमने डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात की थी, तो किस तरीके के डॉक्यूमेंट थे वो? डॉक्यूमेंट इन रेफरेंस विद द कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट ऑन अदर डिस्पोजिशन। हाँ जी, ग्रांट और डिस्पोजिशन ऑफ द प्रॉपर्टी। तो ये 3 तरीके की हमने बात की थी, डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, राइट। अब ऐसा भी तो पॉसिबिलिटी है, आपने जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया या जो कोई आप चीज दे रहे हैं किसी को, या प्रॉपर्टी का डिस्पोजिशन कर रहे हैं, प्रॉपर्टी का डिस्पोजिशन में सारी चीज आती है, सेल, मॉर्गेज, लीज, एवरीथिंग वुड बी कवर्ड, कि किसी तरीके से प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ करना। देन अगर उस डॉक्यूमेंट में अगर एम्बिग्यूटी है, एम्बिग्यूटी में जो संदिग्धता है, क्लैरिटी नहीं है, वेगनेस है, क्या उस बात का ओरल एविडेंस दिया जा सकता है? तो हम ये भी हमने 92 में पढ़ा था कि ओरल एविडेंस नहीं दिया जाएगा। 92 में पर्टिकुलरली ओरल लिखा है, 91 में एविडेंस लिखा है। वर्ड ये बात हम पहले डिस्कस कर चुके हैं ना। 92 में ओरल एविडेंस की बात की गई है, लेकिन 6 कंडीशन में दिया जा सकता है। बट अभी हम बात करेंगे एम्बिग्यूटी की। अगर एम्बिग्यूटी के अंदर क्या ओरल एविडेंस या कोई एक्सट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक एक वर्ड होता है, एक्सट्रिंसिक एविडेंस। एक्सट्रिंसिक एविडेंस का मतलब क्या होता है? कोई बाहरी है, मतलब जो डॉक्यूमेंट में लिखा है उसके अलावा कोई और डॉक्यूमेंट दिया जा सकता है, या कोई और बात कही जा सकती है उस डॉक्यूमेंट को स्पेसिफिक क्लैरिटी लाने के लिए। तो इसके बारे में 93 से 98 तक दिया गया है। या इसको आप ऐसे कह सकते हैं, उस डॉक्यूमेंट में अगर कोई एम्बिग्यूटी है तो उस डॉक्यूमेंट की इंटरप्रिटेशन को निकालने के लिए, इंटरप्रिटेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट, क्या कोई और एविडेंस दिया जा सकता है? दैट इज अ क्वेश्चन व्हिच हैज बीन डेल्ट अंडर सेक्शन 93 टू 98। अब जो एम्बिग्यूटी होती है, एम्बिग्यूटी वो 2 तरीके की है। एक होती है पेटेंट एम्बिग्यूटी, एक होती है लेटेंट एम्बिग्यूटी। ठीक है, पेटेंट एम्बिग्यूटी और एक होती है लेटेंट एम्बिग्यूटी। तो पेटेंट एम्बिग्यूटी क्या होती है? पेटेंट जो अपने आप में विजिबल है, दिखता है कि हाँ कुछ गड़बड़ है। सेक्शन 93 से 94 तक हम इस बारे में बात करेंगे, 95 से लेकर 98 तक हम इस बारे लेटेंट एम्बिग्यूटी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो पेटेंट एम्बिग्यूटी, अब क्वेश्चन ये राइज होगा, पेटेंट एम्बिग्यूटी होती क्या है? तो पेटेंट एम्बिग्यूटी के बारे में भी हम थोड़ा सा लिख लेते हैं। वैसे आप मुझे बताइए पेटेंट एम्बिग्यूटी होता क्या है? सर व्हिच इज अपीरेंट ऑन द फेस ऑफ इट, मतलब से पढ़ के ही पता चल जाए कि हाँ इसमें कुछ प्रॉब्लम है। हाँ जी, तो अगर पढ़ के ही पता चल रहा है कि इसमें कुछ प्रॉब्लम है, तो क्या उस बात का एविडेंस दिया जा सकता है, उस बात का रियल मीनिंग निकालने के लिए? नो। पहले हम लिख लेते हैं, बिल्कुल सही बात है, आपने आंसर दे दिया है नो, बट हम उसको विद द एग्जांपल समझेंगे तो और आसान हो जाएगा। तो पहले पेटेंट डिफेक्ट या पेटेंट एम्बिग्यूटी होती की है, होता क्या है? पेटेंट एम्बिग्यूटी व्हिच इज एपरेंट, व्हिच इज एपरेंट, अपने आप में विजिबल है। ठीक है, दिखाई दे रहा है ऑन द फेस ऑफ डॉक्यूमेंट, ऑन द फेस ऑफ डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट में साफ साफ नजर आ रहा है कि कुछ गड़बड़ है। तो अगर ये डॉक्यूमेंट में नजर आ रहा है कि कुछ गड़बड़ है, तो ओरल एविडेंस नॉट बी गिवन, ओरल एविडेंस नहीं दिए जाएंगे। ओरल ये एक्सट्रिंसिक एविडेंस नहीं दिए जाएंगे, एविडेंस नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, और अब लेटेंट क्या होता है? पेटेंट पढ़ लिया, लेटेंट क्या होता है? लेटेंट होता है जो छुपी हुई होती है,
कुछ चीज जो छुपा हुआ हो, विच इज नॉट एपरेंट, जो विजिबल नहीं है, पता नहीं लग रहा। जब पता नहीं लग रहा, हमने डॉक्यूमेंट तो बनाया, डॉक्यूमेंट तो अपने आप में वैलिड है, सही नजर आ रहा है डॉक्यूमेंट, लेकिन उसके अंदर क्या मीनिंग जो छुपा है उसका क्लैरिटी नहीं हो पा रही है। तो उसके एप्लीकेशन के लिए, बट इन एप्लीकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट, एप्लीकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट, अगर डॉक्यूमेंट को अप्लाई करना है, एप्लीकेशन, तो एविडेंस कैन बी गिवन, एविडेंस दिए जा सकते हैं, एविडेंस कैन बी गिवन, ठीक है। टू रिमूव सच डिफेक्ट, उस डिफेक्ट को हटाने के लिए एविडेंस दिए जा सकते हैं, टू रिमूव सच डिफेक्ट। ठीक है। अब इसमें जैसे सेक्शन 93 और 94 जो डील करता है वो पेटेंट की बात करता है, तो सबसे पहले पेटेंट पे ही आ जाते हैं। 93 और 94 जो पेटेंट एम्बिग्यूटी की बात करता है। पहले आप मुझे बताइए, पेटेंट एम्बिग्यूटी होगी तो एविडेंस दिए जाएंगे या नहीं दिए जाएंगे? नो सर, नहीं दिए जाएंगे। नहीं दिए जाएंगे। तो पेटेंट एम्बिग्यूटी से रिलेटेड हम बात करेंगे सेक्शन किसकी, 93 एंड 94 की। अब आपको याद भी अभी की हैंड टू हैंड हो जाएगा। एविडेंस नहीं दिए जाएंगे, एविडेंस नहीं दिए जाएंगे तो उसका जो सेक्शन का स्टार्ट कैसे किया जाए। तो अगर आप देखेंगे 93 और 94 को जो सेक्शन स्टार्ट भी किया गया वो एक्सक्लूजन वर्ड यूज हुआ है। देख पा रहे हैं आप अपने बैरक में? यस सर। मैं भी दिखा देता हूँ, एक्सक्लूजन ऑफ याद हो जाएंगे आपको। 93 और 94 में पहला वर्ड ही एक्सक्लूजन है, एक्सक्लूड कर रहा है, एक्सक्लूजन ऑफ एविडेंस। और यहाँ पे भी क्या लिखा है, एक्सक्लूजन ऑफ एविडेंस। और बाकी 95, 96, 97, 98 सब जगह एविडेंस वर्ड यूज किया। तो आधा तो वैसे ही याद हो गया, यानी 90 जहां पे भी अगर आपसे क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछे जाए एक्सक्लूजन करके लिखा है तो आप सीधे लगा देना एविडेंस नहीं दिए जाएंगे। बाकी आप देखिए नीचे 95 देखेंगे एविडेंस, 96 देखेंगे एविडेंस, 97 देखेंगे तो भी एविडेंस, और 98 में भी एविडेंस। ठीक है, तो आधा काम तो हमारा यही खत्म हो गया। आपको पता लग गया एक्सक्लूड कर रहा तो एविडेंस नहीं दिए जाएंगे। एक बार बैरेट से पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको इसको समझाता हूं। तो वैसे इसका बैरेट का ही काम है, एक्सक्लूजन ऑफ एविडेंस टू एक्सप्लेन और अमेंड एम्बिगुअस डॉक्यूमेंट। मना करता है कि कोई एविडेंस नहीं दिया जाएगा किसी बात को एक्सप्लेन करने के लिए या अमेंड करने के लिए, अगर कोई डॉक्यूमेंट अपने आप में संदिग्ध है, एम्बिगुअस है, क्लियर नहीं है। When the language used in a document is on its face, मतलब on the face of its record, जो visible है, ambiguous है या defective है, evidence may not be given of the fact which would show its meaning or supply its defect. तो सेक्शन 93 पे हम दो बातें लिख लेते हैं। सेक्शन 93 क्या कहता है, पेटेंट डिफेक्ट से डील करता है। अगर कोई डॉक्यूमेंट जो है वो अपने आप में कैसा है डॉक्यूमेंट, या तो वो एम्बिगुअस है या वो डिफेक्टिव है। ऑन द फेस, ठीक है, फेस में यहाँ पे बड़ा लिख रहा हूँ क्योंकि फेस का यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो विजिबल है पेटेंट है। आप में से कोई माइक यूज कर रहा है तो काइंडली उसको टर्न ऑफ कर लें। मेरे को आवाज इको हो रही है तो प्लीज माइक को उस तरीके से यूज करें ताकि वो आवाज इको प्रोड्यूस ना हो। एम्बिगुअस और डिफेक्टिव है ऑन द फेस ऑफ इट, यानी विजिबल है कि उसमें कोई डाउट्स है या डिफेक्टिव है, तो उस बात को क्लियर करने के लिए एविडेंस नहीं दिया जाएगा, विच इज जिससे उसका मीनिंग निकल जाए या डिफेक्ट को खत्म करने के लिए। जैसे यहाँ लिखा है ना लाइन में ही, shows its meaning or supply its defect, मीनिंग और डिफेक्ट के लिए कोई एविडेंस नहीं दिया जाएगा। इसका इलस्ट्रेशन बहुत आसान है और सिंपल भी है। इलस्ट्रेशन में आप पढ़िए क्या लिखा है। जैसे इलस्ट्रेशन में पहली इलस्ट्रेशन 93 के लिए सिंपली कहती है, ए एग्री करता है लिखित में इस बात को लेकर
कि ए जो बेचता है अपने घोड़े बेचता है बी को, ए अपना घोड़ा बेचता है बी को, हॉर्स। अब उसमें पैसा जब कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया तो उसमें लिख दिया ₹1000 या 1500। अब एक बात बताइए, क्या इस बात का एविडेंस दिया जा सकता है कि मेरा ए को कितना पैसा मिलना चाहिए, 1000 या 1500? तो ये कैसे विजिबल है ना, साफ साफ नजर आ रहा है कि भाई मीनिंग नहीं निकल के आ रहा है कि कौन से 1000 का बेका है घोड़ा या 1500 का। ए तो चाहेगा 1500 रुपए हो, बी चाहेगा 1000 रुपए में बिके। तो इस बात का एविडेंस नहीं दिया जा सकता। एविडेंस कैन नॉट बी गिवन टू शो विच प्राइस वाज टू बी गिवन। ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर हम बी की बात करें, अ डीड कंटेन ब्लैंक्स, evidence cannot be given of the fact which would show how they were meant to be filled। अगर कोई एक ब्लैंक डीड है, अब ब्लैंक डीड है, ब्लैंक डीड में तो मैं भी अपना नाम लिख लूंगा, आप भी लिख लेंगे, तो इससे बात क्लियर थोड़ी ना होगी। तो अपने आप में इतना क्लियर एम्बिगुअस स्टेटमेंट है, संदिग्ध बन रहा है, क्लैरिटी नहीं है, तो इससे और प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए इस बात का एविडेंस नहीं दिया जा सकता। दैट इज सेक्शन 93। नाउ सेक्शन 94 क्या कहता है? एक्सक्लूजन ऑफ एविडेंस अगेंस्ट एप्लीकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट टू एग्जिस्टिंग फैक्ट। ये भी एक्सक्लूड कर रहा है, ये भी कह रहा है कि कोई एविडेंस नहीं दिया जाएगा। एक्सक्लूजन ऑफ एविडेंस अगेंस्ट एप्लीकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट, अगेंस्ट एप्लीकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट टू एग्जिस्टिंग फैक्ट। मैं ब्रीफ में लिख रहा हूं, आप पूरा बैरेट से पढ़ेंगे, वैसे मैं आपको पढ़ा भी देता हूं बैरेट से रिलेटेड इसमें। Exclusion of evidence against application of a document to existing fact when a language used in the document in plain itself। जब कोई डॉक्यूमेंट में एक बात या पूरा डॉक्यूमेंट स्पष्टली क्लियरली लिखा ही है, and it apply accurately, जब वो अप्लाई भी एक्यूरेटली हो रहा है तो किसी एग्जिस्टिंग फैक्ट पे, जब सब चीज क्लियर है, डॉक्यूमेंट क्लियर है, उसमें एक्यूरेटली सब चीज अप्लाई भी हो रहा है, जिस चीज के लिए हमने वो डॉक्यूमेंट बनाया है, दोबारा ध्यान से सुन लीजिए, जिस चीज के लिए हमने डॉक्यूमेंट बनाया है वो साफ साफ नजर भी आ रहा है और उस पर डॉक्यूमेंट अप्लाई भी हो रहा है, तो एविडेंस नहीं दिया जाएगा इस बात के लिए कि इट वाज नॉट मीन टू अप्लाई सच फैक्ट, कि उस बात के लिए हमने डॉक्यूमेंट बनाया ही नहीं है। बहुत सिंपल सा है। एक सेल करता है बी को, डीड बनाता है, मेरा जो घर है, मेरा जो स्टेट है वो रामपुर के अंदर 100 बीघे की जमीन के लिए वो एक डॉक्यूमेंट बनाता है। अब यहाँ पे साफ साफ नजर आ रहा है रामपुर वैसे कई जगह पर भी है, ऐसा नहीं है कि रामपुर पूरे इंडिया में एक ही जगह है। कहाँ पर है वैसे रामपुर? यूपी में। यूपी नैनीताल जाओगे ना तो वहां पड़ता है रामपुर। तो माई स्टेट एट रामपुर। अब डॉक्यूमेंट में लिखा भी है, साफ साफ लिखा है कि रामपुर स्टेट की बात कर रहा है, 100 गज की जमीन उसकी रामपुर में ही है। ए हैज एन स्टेट एट रामपुर कंटेनिंग 100 बीघा। एविडेंस इस बात का नहीं दिया जा सकता कि जो उसने जमीन बेची है वो सिचुएट करती है कहीं और, ठीक है, एट अ डिफरेंट प्लेस और ऑफ अ डिफरेंट साइड। जो बात साफ साफ नजर आ रही है तो इस बात के लिए एविडेंस नहीं दिया जा सकता कि मेरा कुछ और मतलब है। तो इसमें एक चीज समझेंगे आप, 94 के अंदर जहां पर नाइदर पेटेंट एम्बिग्यूटी है नॉर लेटेंट एम्बिग्यूटी, दोनों में से किसी भी तरीके की एम्बिग्यूटी नहीं है। डॉक्यूमेंट जो है अपने आप में प्लेन है, प्लेन इन इटसेल्फ, और एक्यूरेट भी है। तो हम इस बात का एविडेंस नहीं दे सकते कि हमारा डिफरेंट मीनिंग था, डिफरेंट इंटेंशन है इस डॉक्यूमेंट, ठीक है। 94 में ये दो बातें की गई। समझ में आ गया? क्या कहते हैं इसको, पेटेंट एम्बिग्यूटी को लेकर लिख लीजिए आप जो चीज लिखना चाहते हैं, देन आई विल प्रोसीडिंग फर्दर। हाँ जी, किसी को कोई डाउट है अभी इसमें पेटेंट में लेकर? और हम आगे चलते हैं लेटेंट एम्बिग्यूटी की तरफ।
अब लेटेंट एम्बिग्यूटी के कवर जो करेंगे वो 4 सेक्शंस कवर करते हैं। लेटेंट एम्बिग्यूटी सेक्शन नंबर आपका कवर करेगा 95 से लेकर 98 तक, दैट डील्स विद द लेटेंट एम्बिग्यूटी। लेटेंट को बोल सकते हैं छिपी हुई एम्बिग्यूटी, जो साफ तो नजर नहीं आ रही है बट डॉक्यूमेंट को पढ़ने के बाद समझ में आता है कि हाँ इसमें कुछ चीजें क्लियर नहीं है। तो जब क्लियर नहीं है तो क्या उस एक लिमिट भी तो होती है कि कितना हम डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। तो कोई चीज ऐसी हो सकती है जिसका मीनिंग नहीं निकल पा रहा है, तो उसके लिए हम उस मीनिंग को निकालने के लिए हम अपने को डॉक्यूमेंट दे सकते हैं या ओरल एविडेंस दिया जा सकता है। तो सेक्शन 95 हम डील करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। अब इनके कुछ कीवर्ड्स हैं, वो अपने माइंड में रखोगे तो आपको सेक्शन याद रह जाएंगे, नहीं तो फिर आप भूल जाओगे इनको। तो 95 हम एक बार पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ। 95 एविडेंस एज टू डॉक्यूमेंट। अब ये भी डॉक्यूमेंट की ही बात कर रहा है। एविडेंस एज टू डॉक्यूमेंट अनमीनिंग। अब इसका कीवर्ड आप देख लेना, अनमीनिंग कर लेना। अनमीनिंग इन द रेफरेंस टू एग्जिस्टिंग फैक्ट। जिस बात को हमने सिद्ध करना है, जो डॉक्यूमेंट में बात लिखी गई है, उसका मीनिंग ही नहीं निकल रहा उस फैक्ट को लेकर। When language used in a document plain in itself, डॉक्यूमेंट में जो लैंग्वेज लिखी है वो तो बिल्कुल क्लियर है बट उसका मीनिंग नहीं निकल पा रहा है। In reference to the existing fact, evidence may be given shows that it was used in a peculiar sense, कि वो उस सेंस के लिए वो यूज की गई थी। ठीक है, तो इसके कीवर्ड्स आप कैसे याद रखेंगे? एक तो अनमीनिंग, डॉक्यूमेंट अपने आप में प्लेन है, क्लियर है, बट उसका मीनिंग नहीं निकल पा रहा है, तो उस चीज के लिए एविडेंस दिया जा सकता है। एविडेंस में भी गिवन कि किस सेंस में हमारे को इस डॉक्यूमेंट को बनाया गया है। अब इसके इलस्ट्रेशन से ही क्लियर हो जाती है सारी चीजें। ए सेल्स टू बी बाय डीड माई हाउस इन द कैलकाटा। ए अपना एक कॉन्ट्रैक्ट करता है बी के साथ। कॉन्ट्रैक्ट इसको हम कैसे बोल सकते हैं? डिस्पोजिशन ऑफ द प्रॉपर्टी, क्योंकि वो बेच रहा है बी को, एक डीड करके, सेल डीड बना के, मेरा घर कलकत्ता में जो है। ए हैड नो हाउस इन कलकत्ता, उसका तो कोई घर है भी नहीं कलकत्ता में, बट इट अपीयर दैट ही हैड अ हाउस एट हावड़ा, हावड़ा में है, और विच बी हैड बीन इन पोजेशन, और वही उसके पास एक मकान है जो हावड़ा में है, जिसको वो बेचना चाहता था, गलती से कलकत्ता लिख दिया। या गलती क्या, ये क्लियर नहीं हो पा रहा था कि कलकत्ता या हावड़ा। ठीक है, तो इस बात के लिए एविडेंस दिया जा सकता है कि उसका मतलब जो था वो हावड़ा वाले घर को बेचने का था। ठीक है, सिंपल सी चीजें, कोई बहुत डिफिकल्टी नहीं, पर अनमीनिंग वाली बात है। यहाँ पर मीनिंग निकालने के लिए हम इसका एविडेंस दे सकते हैं। जब डॉक्यूमेंट अपने आप में प्लेन है बट उसका मतलब नहीं निकल पा रहा, इंटेंशन भी क्लियर है बट मीनिंग निकालने के लिए हम एविडेंस दे सकते हैं। नाउ 96 कहता है एविडेंस एज टू एप्लीकेशन ऑफ द लैंग्वेज व्हिच कैन अप्लाई टू वन ओनली ऑफ सेवरल पर्सन। कई बार क्या होता है, हमने कोई डॉक्यूमेंट बनाया, वो डॉक्यूमेंट ऐसा लग रहा है कि वो कई लोगों पे अप्लाई हो रहा है या कई चीजों पे अप्लाई हो रहा है, तो इस बात का हम एविडेंस दे सकते हैं कि वो अल्टीमेटली किस डॉक्यूमेंट और किस इंसान पे अप्लाई होगा। तो इसका जो कीवर्ड है, एक बार मैं यहाँ पे कीवर्ड्स का ही खेल रहेगा। 95 में तो आप अनमीनिंग लिख लेना, जिसका मतलब निकालने के लिए हम एविडेंस दे सकते हैं। तो यहाँ पर इसका आप एग्जाम्पल के फॉर्म में भी लिख लेना। कई बार हमें काफी शॉर्ट्स नोट बनाने होते हैं, कैलकाटा और हावड़ा, याद आ जाएगा आपको एग्जाम में भी। ठीक है, 96 का कीवर्ड आप क्या बनाएंगे? 96 में है वन ऑफ दी सेवरल पर्सन, जैसे एविडेंस एज टू एप्लीकेशन ऑफ द लैंग्वेज व्हिच कैन अप्लाई टू वन ओनली ऑफ सेवरल पर्सन। तो आप इसका कीवर्ड बनाना 96 का, वन ऑफ दी, वन ओनली ऑफ सेवरल पर्सन। ठीक है, वन ओनली ऑफ सेवरल पर्सन। अब इलस्ट्रेशन पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे वन वाली बात को आप थोड़ा हाईलाइट करके रखना 96 को, तो याद रहेगा आपको। अब ये क्या कहता है? व्हेन द फैक्ट आर सच दैट द लैंग्वेज यूज्ड माइट हैव बीन मीन टू अप्लाई टू वन। एक के लिए हमने वो डॉक्यूमेंट बनाया था, किसी चीज, एक चीज पर या किसी पर्सन के लिए बनाया था, बट उससे ये चीज समझ नहीं आ रही कि वो कितने लोगों, कई और लोगों पे अप्लाई हो रहा है।
and could not have mean to apply to more than one of several person or a thing, several person or a thing. तो इसका कीवर्ड और आप ध्यान रख लेना, several person और thing भी लिख लेना यहाँ पर. Evidence may be given of the fact which shows which of those person or a thing it was intended to apply, कि वो किस इंसान के लिए या किस चीज के लिए मेरा इरादा था करने का, डॉक्यूमेंट को बनाने का. जैसे ए एग्री करता है बी के साथ फॉर ₹1000 के लिए मेरा व्हाइट हॉर्स. ए जो है बेचता है अपने घोड़ा ₹1000 के लिए. अब ₹1000 तक क्लियर है कि ₹1000 का बेचा जाना है माय व्हाइट हॉर्स, और लेकिन उसके बाद 2 घोड़े हैं. अब एविडेंस इस बात के लिए दिया जा सकता है कि उनमें से कौन सा उसका मतलब है ₹1000 का घोड़ा बेचना. ठीक है, यानी इस बात का एविडेंस दिया जा सकता है कि अब सपोज अमाउंट से भी कई बार चीजें निर्धारित हो सकती है. उसके बाद सपोज करो 2 घोड़े हैं. अब 2 घोड़ों में से एक ऐसा घोड़ा है जो रेस में भागता है. तो आपको पता होगा कि जो रेस में भागने वाले जो घोड़े होते हैं उनकी कीमत बहुत ज्यादा होती है, तो वो करोड़ों रुपए के भी आते हैं वो घोड़े जो रेस में भागते हैं. अब उसके बाद 2 घोड़े हैं, एक है नॉर्मल घोड़ा वो भी व्हाइट कलर का है, एक है जो रेस में भागता है. तो इस बात का एविडेंस दिया जा सकता है कि मेरा ₹1000 से मतलब इस घोड़े का था जो रेस में नहीं भागता है. ठीक है, क्योंकि उसके पास तो कई सारे घोड़े हैं. अब ए एग्रीज टू अकम्पनी बी टू हैदराबाद. ठीक है, ए इस बात से सहमत है कि वो उसके साथ हैदराबाद जाएगा. एविडेंस इस बात के लिए दिए जा सकते हैं कि वेदर हैदराबाद इन दक्कन के अंदर है या हैदराबाद इन सिंध. अब वैसे हैदराबाद, ये हैदराबाद स्पेलिंग इसी तरीके से लिखें क्योंकि वो दक्कन और सिंध में भी हैदराबाद रहेगा, एक हमारे इंडिया के अंदर है. ठीक है, तो इस बात के लिए एविडेंस दिया जा सकता है मेरा मतलब क्या है, मेरा कौन से वाले हैदराबाद जाने की मैं बात कर रहा हूँ. क्योंकि डॉक्यूमेंट में तो लिखा ए हैदराबाद जाएगा, उसके साथ साफ साफ नजर आ रहा है, क्लियर है. बट कौन सा हैदराबाद, दक्कन या सिंध, इस बात के लिए एविडेंस दिया जा सकता है. 97 अब क्या कहता है, एविडेंस एज टू एप्लीकेशन ऑफ द लैंग्वेज ऑफ वन ऑफ 2 सेट्स ऑफ द फैक्ट. अब कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जो इस तरीके से जुड़ी हुई है, पता ही नहीं लग पा रहा है कि उसका मतलब नहीं निकल पा रहा है. नाइदर ऑफ विच द होल करेक्टली अप्लाइज, मतलब पार्टली ठीक है, पार्टली समझ में नहीं आ रहा है. व्हेन द लैंग्वेज यूज अप्लाई पार्टली टू वन सेट ऑफ द एग्जिस्टिंग फैक्ट एंड पार्टली टू अनदर. अब इसका कीवर्ड आप 97 में क्या बनाएंगे, पार्टली टू वन सेट पार्टली टू अनदर. देखो अपने अपने कीवर्ड्स खुद भी बना सकते हैं, याद आपको रखना है, पार्टली टू वन एंड पार्टली टू अनदर. वन एंड अनदर, partly to one set of existing fact and partly to another set of the existing fact, but the whole of it does not apply it correctly. और ये भी नहीं पता लग रहा कि पूरा किस पे अप्लाई हो रहा है. एविडेंस इस बात के लिए दिए जा सकते हैं कि इन दोनों में से कौन सा हमारा मतलब था. जैसे ए कहता है बी से मेरा जो जमीन है एट एक्स वो वाई के कब्जे में है. ए कहता है बी से कि मेरी जो जमीन है My land at X in the occupation of Y, वो Y के कब्जे में है. अब A has a land at X, X के पास तो जमीन, A की जमीन है तो सही है X में, I mean X को एक प्लेस ऑफ ऐसे मान लेते हैं, इसको जगह का नाम है X, बट नॉट इन द ऑक्यूपेशन हो, लेकिन वो Y के पास नहीं है. एंड ही हैज लैंड इन द ऑक्यूपेशन ऑफ Y, Y के पास वो जमीन ऑक्यूपेशन में है, बट इट्स नॉट एट X. तो एविडेंस इस बात का दिया जा सकता है उसका मतलब कौन से को बेचने का था. अच्छा, यहाँ पर एक्स से आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, इसको हम एक्स ना समझकर कुछ और लिख लेते हैं. से फॉर एग्जांपल ए के पास एक जमीन है, ए एग्री करता है बी से, ए एग्रीज टू सेल टू बी. ए की जो जमीन है, माय लैंड, ए की जमीन है एट एक्स, एक्स को हम कर लेते हैं दिल्ली. ए की एक जमीन है दिल्ली के अंदर जो वाई के कब्जे में है. ठीक है, एंड ए हैज लैंड एट एक्स बट नॉट इन द ऑक्यूपेशन ऑफ वाई. अब वो ए के पास जमीन तो है दिल्ली में, लेकिन वो वाई के कब्जे में नहीं है, वो किसके, जेड के कब्जे में है. एंड ही हैज अ लैंड इन द ऑक्यूपेशन ऑफ वाई,
अब वाई के कब्जे में है वो जमीन, लेकिन वो कौन सी वाली जमीन है, वो सपोज गुड़गांव वाली है, बट इट्स नॉट एट एक्स, लेकिन वो दिल्ली में नहीं है, कहां पर है, वो गुड़गांव में है। तो इस बात का एविडेंस दिया जा सकता है, उसका मतलब क्या है, ठीक है। और एक बार आप पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। तो इस बात का एविडेंस दिया जा सकता है कि ए का पर्पस कौन सी जमीन को बेचने का था, ठीक है। वाई के पास जो जमीन है उसने मिसअंडरस्टूड कर लिया कि उसके पास दिल्ली में जो जमीन है वाई के पास है, जबकि वो जेड के पास थी, और जबकि वाई के पास जो जमीन है वो गुड़गांव वाली है। तो इस बात का एविडेंस दिया जा सकता है कि उसका पर्पस कौन सी जमीन को बेचने वाले का था। नाउ सेक्शन 98 में हम पढ़ेंगे एविडेंस एज टू मीनिंग ऑफ इलिजिबल कैरेक्टर एसेट्रा। इलिजिबल, अब इलिजिबल का मतलब आपको पता होना चाहिए कि जो चीज पढ़ी ना जा सके, जिसका क्लियर चीज नजर नहीं आ रही है, समझ नहीं आ पा रही है, कोई अलग तरीके की अप्रचलित भाषा है, एब्रीविएशन यूज किया हुआ है, हमें नहीं समझ में आते, कई बार लोकल वर्ड्स यूज हुए हुए हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको भी बताया था, आप पढ़ के आना पंचनामा क्या है, और भी मैंने आपको वर्ड बताया तहरीर क्या होती है, बहुत सारी चीजें ना, रुक्का क्या होता है, तो वो चीजें हमें नहीं समझ में आती, तो उसका एविडेंस दिया सकता है। इसका मतलब क्या है, तो एविडेंस में बी गिवन टू शो द मीनिंग ऑफ इलिजिबल एंड नॉट कॉमनली इंटेलिजिबल कैरेक्टर। कुछ ऐसा वर्ड यूज किया है जो हमें अक्सर यूज नहीं करते हैं, कोई एक फॉरेन वर्ड यूज कर लिया, जैसे लेटिन मैक्सिम यूज कर लिया, हमें पता ही नहीं क्या मतलब निकल के आ रहा है उसका। ऑब्सोल्यूट जो अप्रचलित है, टेक्निकल वर्ड है, लोकल वर्ड है, ये प्रोविंशियल एक्सप्रेशन है, एब्रीविएशन यूज करी है, वो किस सेंस में यूज किया गया, इस बात का एविडेंस दिया जा सकता है। अब जैसे इसका एग्जाम्पल लिखा है, एक स्कल्पचर है, वो बेचने के लिए तैयार है, ऑल माय मोड्स, यानी इसको कह सकते हैं जो जो उसके पास चीजें हैं, एसेट्स हैं उसके, उसको बेचने के लिए तैयार है वो। अब ए हैज बोथ मॉडल्स भी और उसके मॉडलिंग टूल्स भी हैं, वो क्या चीज बेचना चाहता है, इस बात का एविडेंस दिया जा सकता है। तो ये 98 तक हमारी है पेटेंट डिफेक्ट्स, जिसके लिए एविडेंस दिए जा सकते हैं। सॉरी लेटेंट, ठीक है, पेटेंट के लिए एविडेंस नहीं दिया जाएगा, पर लेटेंट जो छुपी हुई चीज है उसके लिए एविडेंस दिया जा सकता है। नाउ 99 क्या कहता है, हु मे गिव एविडेंस ऑफ एग्रीमेंट वेरिंग टर्म्स ऑफ द डॉक्यूमेंट। 99 में ये बात है कि अब कई बार क्या होता है, जो पर्सन इंटरेस्टेड पार्टी है, ठीक है, एविडेंस बाय नॉन पार्टी, जनरली क्या है, इसमें कोई इंटरेस्टेड पार्टी है जिसको इम्पैक्ट पड़ रहा है किसी चीज का, तो वो एविडेंस दे सकता है। द पर्सन हु आर नॉट पार्टीज, पर्सन आर the person who are not parties to the document or their representative in interest may give evidence of any fact tending to show a contemporaneous agreement varying the terms of the document. तो जो थर्ड पार्टी है, अपार्ट फ्रॉम दोस पार्टी जो मेन कॉन्ट्रैक्ट के बीच में, उसके अलावा अगर कोई थर्ड पार्टी इंपैक्टेड है, जो इंटरेस्टिंग पार्टी है, वो कोई भी एविडेंस दे सकती है जिसमें वो डॉक्यूमेंट का मीनिंग कुछ और निकल के आ रहा है, ठीक है। तो जैसे ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ लिखित में, दैट बी शैल सेल ए अ सर्टेन कॉटन, कि बी कुछ कॉटन बेचेगा, टू बी डिलीवर्ड टू बी पेड ऑन डिलीवरी, जिसकी जो पैसा है वो डिलीवरी पे पे किया जाएगा। एट द सेम टाइम दे मेक एन ओरल एग्रीमेंट भी बनाते हैं दैट द 3 month क्रेडिट शैल बी गिवन टू ए, कि 3 महीने का उधार भी वापस दिया जाएगा। दिस कुड नॉट बी शोन एज बिटवीन ए एंड बी, बट इट माइट बी शोन बाय सी। बट इसकी अगर उससे तीसरे इंसान को कुछ प्रभाव पड़ रहा है इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट को लेकर, देन द थर्ड पार्टी कैन गिव एविडेंस। और इसका लास्ट सेक्शन रहेगा 100। तो 99 हम बेसिकली 90 उसको पेटेंट डिफेक्ट्स के रूप में नहीं पढ़ते हैं, ना पेटेंट ना लेटेंट, इसको अलग से ही पढ़ते हैं। मतलब थर्ड पार्टी कैन गिव एन एविडेंस इफ इट इज उस पे इम्पैक्ट पड़ रहा है तो। नाउ 100 कहता है सेविंग ऑफ द प्रोविजन ऑफ इंडियन सक्सेशन रिलेटिंग टू विल। अब हमने एक बात पढ़ी कि हम 93 से लेकर 98 तक हमने इंटरप्रिटेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट पढ़ी। कई बार डॉक्यूमेंट एम्बिगुअस होता है, उसके लिए कई बार हम एविडेंस दे सकते हैं, कई बार बिल्कुल नहीं दे सकते। 100 कहता है अगर विल की कंडीशन है, अगर विल को लेकर कोई कंट्रोवर्सी अराइज होती है तो उसका कोई इंटरप्रिटेशन इस एविडेंस के हिसाब से नहीं दिया जाएगा, बट उसका इंटरप्रिटेशन ओनली इंडियन सक्सेशन एक्ट
1865 है जो बाद में अमेंड हो चुका है, उस हिसाब से ही चलेगा बिल के हिसाब से, इंडियन सक्सेशन एक्ट के हिसाब से। अब इंडियन सक्सेशन एक्ट जो है 1865 का नहीं है, 1925 का है, तो ये आप लिख लेना, अपडेट कर लेना। ठीक है, तो नथिंग इन दिस चैप्टर कंटेन शैल बी टेकन टू द इफेक्ट ओनली द प्रोविजन ऑफ इंडियन सेक्शन एक्ट 1865 एज टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ द विल। यानी अगर कोई विल में कोई एम्बिग्यूटी, कोई डाउट अगर आता है तो दैट वुड बी डिसाइडेड बाय एज पर द प्रोविजन ऑफ इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925। ठीक है, तो सेक्शन 100 में हमने बात करी है विल की, ये बस ऐसे याद रख लेना, विल में ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगे, बट विल के लिए इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 वाले हिसाब से इसको इंटरप्रिटेशन किया जाएगा। 99 में हमने पढ़ा कि कोई भी थर्ड पार्टी जो इंटरेस्टेड है वो एविडेंस ला सकती है कोर्ट में। 19 में हमने पढ़ा इलिजिबल करेक्टर। ठीक है सर, ये वाला 98 जो है, ये कौन सा डिफेक्ट है, लेटेंट या पेटेंट? देखो ये जो है, इसमें कई जगह लेटेंट पेटेंट लिखा नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको लेटेंट बोलते हैं, क्योंकि जब कुछ चीज पढ़ी नहीं जा रही है, उसमें अगर एम्बिगुअस चीज आती है तो उस बात का एविडेंस दिया जाता है जनरली। वैसे मैं आपको बताता हूँ, ये एक बेसिक प्रोविजन भी है, इसमें कोई लेटेंट पेटेंट वाला नहीं है। मैंने लिख दिया है 98 तक, लेकिन अगर देखा जाए 93 और 94 जो पेटेंट है, 95, 96, 97 ये तीन है पेटेंट, सॉरी लेटेंट। ठीक है, ये पेटेंट है, लेटेंट है। बाकी इसके बाद ये जो 98 है, ये एक बेसिक है, इसमें क्या लेटेंट भी हो सकता है, पेटेंट भी हो सकता है, क्योंकि राइटिंग क्या पता फेस ऑफ रिकॉर्ड पे नहीं समझ में आ रही है, फ्रेजल जो यूज हुआ है, तो एक बेसिक आप लिख लेना, उसको हटा लेना 98 को। और 99 तो बिल्कुल अलग बात करता है, 900 पे बिल्कुल अलग है, ना ही लेटेंट और पेटेंट किसी से रिलेट, ये दोनों तो बिल्कुल नहीं करते। तो ये 98 को हटा, और 94 वाला इसमें 94 बेसिकली वो पेटेंट की बात करता है कि पेटेंट डिफेक्ट नहीं होने चाहिए, लेकिन वो कह रहा है ना ही उसमें पेटेंट डिफेक्ट नजर आ रहा है, डॉक्यूमेंट अपने आप में क्लियर है, तो एविडेंस नहीं दिया जा सकता, वो पेटेंट में कवर होता है। 94 पेटेंट में कवर होता है। 94 देखो मैंने ये तो कहा 93 एंड 94 जो पेटेंट में कवर होता है, 95, 96, 97 ये लेकिन सर लेटेंट। 94 में अगर डॉक्यूमेंट प्लेन रीडिंग से समझ में आ रहा है, तो फिर हम उसको एम्बिग्यूटी कैसा फिर मतलब हम उसके लिए जो चीज साफ नजर आ रही है, कई बार पॉजिटिव मैनर में भी तो हो सकती है, कुछ चीजें पॉजिटिवली भी तो लिखी है कि मेरा घर यही वाला है, तो एविडेंस नहीं दिया जा सकता। ठीक है, तो उसने वो बात करी ना रामपुर वाली, एक मिनट, रामपुर वाली की मेरा 100 गज का जो मकान है रामपुर में है, जब एक चीज साफ साफ लिखी है, यानी पेटेंट है ना, दिखाई दे रहा है, बिल्कुल साफ लिखी है, तो इसलिए उसको पेटेंट में कवर किया है। पेटेंट क्या होता है, जो विजिबल है, जो चीज साफ नजर आ रही है, उसको डिस्प्रूव करने के लिए कोई और एविडेंस नहीं दिया जा सकता, तो पेटेंट होता है विजिबल, इसलिए हमने उसको पेटेंट में कवर किया है। ठीक है, जब रियल इंटेंशन ऑफ द पार्टी इज क्लियर, डॉक्यूमेंट इटसेल्फ इज क्लियर, नो अदर एविडेंस कैन बी गिवन फॉर डिफरेंट ओपिनियन, डिफरेंट मीनिंग। ठीक है अर्चना, और वैसे एक चीज मैं बता दो, इसमें ना कहीं पेटेंट लिखा है ना कहीं पूरे सेक्शन से, तो हम लोगों ने ही, जैसे हमने या जो ऑथर्स है, जो राइटर्स है, उन्होंने इसको कहा है कुछ ऐसी पेटेंट एम्बिग्यूटी होती है, कोई लेटेंट होती है। एविडेंस में तो कहीं जिक्र भी नहीं है पेटेंट लेटेंट का, ये तो हमने अपने समझ के हिसाब से बना लिया है। ठीक है, और 98 भी कई लोगों ने इसलिए क्लियर किया है क्योंकि उस बात का एविडेंस दिया जा सकता है, जिस बात का एविडेंस दिया जा सकता है वो लेटेंट मानी गई है, इसलिए कई लोगों ने 98 को भी कवर किया हुआ है किसमें, लेटेंट में, बट वैसे वो है बेसिक बात करता है। सर यहाँ पे जो हम एविडेंस देने की बात कर रहे हैं सारे सेक्शन में, ये एविडेंस ओरल और डॉक्यूमेंट्री दोनों कोई भी हो सकते हैं? हाँ जी, कोई भी हो सकता है। देखो एविडेंस में अगर आप देखोगे ना, किसी ने भी पूरी बुक में बैरक में कहीं लिखा ही नहीं है लेटेंट पेटेंट, लेकिन हम ऑथर है ना, चीजों को आसान बनाने के लिए हमने लेटेंट लिख दिया, कहीं जगह पेटेंट लिख दिया। अदरवाइज आपके पास कोई भी क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा
वो एविडेंस से डायरेक्टली जुड़कर आएगा। वैसे लेटेंट पेटेंट हार्डली कुछ पूछेगा कि लेटेंट पेटेंट एम्बिगुइटी एमसीक्यू में क्या होता है। सर हाँ जी बोलिए। तो वो जो एक्सक्लूजन ऑफ एविडेंस की बात की थी, क्योंकि हम इसे चैप्टर 6 के अंडर ही पढ़ रहे हैं, उसमें उसकी हेडिंग है कि एक्सक्लूजन ऑफ ओरल बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। तो इसका मतलब कि ओरल एविडेंस की बात कर रहे हैं ना कि हाँ ओरल एविडेंस है। अच्छा आप ये कह रहे हो इसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दिया जा सकता है, नहीं जा सकता है? नहीं सर ये डॉक्यूमेंट्स है, इनका ओरल एविडेंस दिया जा सकता है कि नहीं दिया जा सकता है? देखो आपने जो चैप्टर पढ़ा ना, चैप्टर 6 में जो मेन फोकस है एक्सक्लूजन ऑफ ओरल एविडेंस, यानी ओरल एविडेंस नहीं दिया जाएगा। ठीक है, ये कह रहा है ना एक्सक्लूड, ओरल कर रहा है एक्सक्लूड। तो इन जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ से 96 से 100 तक, यहाँ पर फिर ओरल नहीं दिया जाएगा, ये कहना चाह रहे हैं? मैं चीजें बताता हूँ आपको। कई बार क्या होता है, वैसे मैं आपको एक बेसिक बात बता रहा हूँ, कोर्ट प्रोसीडिंग बता रहा हूँ। जो बैरक कहता है वो तो बिल्कुल क्लियर होता ही है, लेकिन जो हम कोर्ट में यूज करते हैं ये चैप्टर जो है वो ओरल के लिए कवर करता है, पहली बात। ठीक है, देखो चैप्टर का टाइटल देखेंगे, चैप्टर नंबर 6 जो है, चैप्टर नंबर 6 की हेडिंग आप देखोगे, ऑफ द एक्सक्लूजन ऑफ ओरल बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। यानी वो एक्सक्लूड कर रहा है कि अगर जहां डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है आप ओरल एविडेंस कोर्ट में नहीं ला सकते। उसके लिए हमने 91 92 पढ़ लिया, 92 के प्रोवाइजो भी पढ़ लिए जहां पर हमने ओरल एविडेंस दिया जा सकता है। ठीक है, अब 93 के कहता है, अगर 93 से लेकर 98 तक ये बात करता है एम्बिग्यूटी की। अगर कोई डाउट है किसमें, डॉक्यूमेंट के अंदर अगर कोई डाउट है तो क्वेश्चन ये राइज होता है क्या उसका ओरल एविडेंस दिया जा सकता है? अच्छा, तो यहाँ पर ओरल एविडेंस, ये जो एविडेंस वर्ड यूज हो रहा है ये ओरल के लिए यूज है? ये ओरल के लिए, लेकिन मैं प्रैक्टिकली बात भी बता रहा था आपको कि कई बार क्या होता है, हमने डॉक्यूमेंट जो लगाया, अगर फ्यूचर में अगर कोई डॉक्यूमेंट में लगा रखा है उसमें एम्बिग्यूटी है, तो उसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अगर कोई है, सेकेंडरी एविडेंस या प्राइमरी एविडेंस बाद में निकल के आता, वो कोर्ट में हम लगा देते हैं। कई बार क्या होता है फैब्रिकेटेड भी तो होता है डॉक्यूमेंट, पहला वाला डॉक्यूमेंट जिसने ओरिजिनल पार्टी ने लगाया वो अपने आप में फैब्रिकेटेड हो, फ्रॉड हो, तो हम उसका एविडेंस लगा सकते हैं ना बाद में कि भाई ये डॉक्यूमेंट बाद में निकल के आया है, कि जो पहला वाला डॉक्यूमेंट था वो फैब्रिकेटेड है। क्योंकि अगर दो डॉक्यूमेंट निकल के आगे किसी बात का, तो कोर्ट में दिया तो जा सकता है ना सही, वो जो सेकंड बाद में कोई डॉक्यूमेंट निकल के आया, सपोज करो 2 वसीयत बना दी किसी ने, लेकिन ये बात ध्यान रखना ये जो चैप्टर है वो ओरल पे ही कवर करता है। एक बात ध्यान रखना, ये जो सेक्शन हमने पढ़े हैं ना अभी तक, जो हमने टोटल ये पूरा कहां से कहां तक है, ये अब खत्म भी हो गया, बल्कि 100 तक जो है, ये 91 से लेकर 100 तक, ये हमने ओरल के रेफरेंस में पढ़े हैं कि ओरल एविडेंस नहीं दिया जाएगा। लेकिन मैं प्रैक्टिकल आपको बता रहा था, सपोज करो वसीयत बनी हुई है 2, एक वसीयत बनी हुई है, उसने वसीयत को कोर्ट में लगा दिया, यानी उसने प्राइमरी डॉक्यूमेंट लगा दिया ओरिजिनल वसीयत, बाद में उसका कोई रिलेटिव कोई और वसीयत निकाल के लेके आ गया कोर्ट में, उसने लगा दी, तो 2 डॉक्यूमेंट आ गए, तो पहले वाले को डिस्प्रूव किया जा सकता है सेकंड वाले से। मैं आपको प्रैक्टिकल बात बता रहा था कि ये ऐसा हो सकता है। लेकिन ये जो चैप्टर की हम बात कर रहे हैं, particularly chapter number 6 that deals with the confined with the oral evidence only. ओके सर। चैप्टर का टाइटल पे फोकस रख लिखा हुआ है ना,